हेलो बच्चों, सक्सेस प्लेनेट पर आप लोगों का स्वागत है। आपका पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट और आज का क्लास हम शुरुआत करेंगे मोशन चैप्टर से। मोशन जो है आपका 9th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, बट आपके फिजिक्स को अच्छे से बेहतर से समझाने के लिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट एंड मेजरमेंट बताया था और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जिस बालक को या बालिकाओं को उस चैप्टर को समझने में कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करें और हो सके तो आप उसे 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करें। अब हम चलते हैं मोशन चैप्टर पर। देखो बच्चों, मोशंस आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा होगा साइंस में। मोशंस का मतलब जनरली क्या होता है? मूवमेंट, चेंजिंग द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के साथ किसी भी वस्तु के पोजीशन में जो चेंजिंग आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं। जब भी हम मोशन बोलेंगे तो रेस्ट की भी बात आएगी। तो जब भी हम मोशन पढ़ते हैं तो हम दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं, रेस्ट को भी लेकर चलते हैं और मोशन को भी लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोशंस का हमने समझ लिया कि क्या है। किसी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है ये, और कुछ समय के बाद ये कहाँ पर चला जाता है? आपका इस पोजीशन से चला जाता है ये ए पोजीशन, ये आपका मान लेते हैं इसको ए पोजीशन से स्मॉल बी पोजीशन पर ये चला गया। कितना टाइम लगा? डेल्टा टी, कुछ टाइम लगा आपको। तो हम क्या बोलेंगे? इस वस्तु को बोलेंगे कि इतना टाइम में इन्होंने क्या किया, कुछ डिस्टेंस तय किया है, अपने पोजीशन में इन्होंने बदलाव कर लिया है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसको मोशन में बोलेंगे। बट मान लेते हैं कि कोई इस प्रकार का आपका कोई टेबल वगैरह है ना, और उस टेबल पर कोई एक बुक रखा हुआ है। 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, पर बुक में किसी भी प्रकार का, उसके पोजीशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? इस बुक को मोशन में बोलेंगे बच्चे या रेस्ट में बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये बुक क्या है? रेस्ट में है, क्योंकि उन्होंने अपने स्थान में कोई भी परिवर्तन समय के साथ नहीं किया है। ओके, मुझे लगता है कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गया होगा। बट इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको एक डेफिनेशन देते हैं और उस डेफिनेशन को आप कॉपी में नोट करना। तो चलते हैं इसके डेफिनेशंस की तरफ। तो मोशन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, with respect to time, then it is called in motion। सिंपली समझते हैं इसको एक बार फिर से। इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु चेंज करता है अपने पोजीशंस में समय के साथ, तब हम उस वस्तु को मोशन में कहेंगे। आप सिंपली एक एग्जांपल ले सकते हो बालक। एग्जांपल ले सकते हैं कि वॉकिंग मैन, रनिंग बॉय, है ना, कोई टहलता हुआ आदमी, कोई दौड़ता हुआ बालक, इन सबको हम क्या बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। अब हम रेस्ट को भी समझते हैं। रेस्ट क्या है? सिंपली यही, इसका ठीक उल्टा। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज its if an object does not change its position with respect to time, then it is called at rest। उसको हम रेस्ट में बोलेंगे। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम रेस्ट में बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, ए बुक lying on the table,
कोई भी बुक किसी टेबल पर रखा हुआ है ना, वो पड़ा हुआ है, बहुत समय से पड़ा है, किसी भी प्रकार का उसके स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, तो उनको क्या बोल देंगे, रेस्ट में बोल देंगे। अब हम इसको पढ़ते हैं मोशन और रेस्ट को, हम इसको एक रिलेटिव पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे बच्चों कि क्या मोशन और रेस्ट हमेशा, क्या वस्तु, कोई भी एक वस्तु हमेशा या मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। तो देखो बच्चों, मोशन और जो रेस्ट होता है, ये कोई भी वस्तु मोशन में है या रेस्ट में है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि उनको कौन देख रहा है, कौन सा हम ओरिजिन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स होता है, इसको हम समझते हैं। सिंपली यहाँ पर पहले लिख लेते हैं एक नोट बनाकर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों क्या है, आपका रिलेटिव टर्म्स है। कैसे, अब आपको पता नहीं चला होगा कि रेस्ट एंड मोशन को हमने यहाँ रिलेटिव क्यों लिखा है, तो इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखो बच्चों, आपका जो साइंस है ये समझने का चीज़ें हैं, तो आप समझने पर ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद मैं आपको जो डिफिनेशंस वगैरह ये कुछ लिखा देता हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो उन्हें भी आप नोट करते रहना, बट समझने पर आप ज़्यादा फोकस करना। तो समझते हैं यहाँ पर ये रिलेटिव टर्म्स मैंने क्यों लिखा था। देखो, एक हम गाड़ी बनाते हैं, ठीक है, हमने एक गाड़ी बना रहा है, 4 चक्का गाड़ी बनाया, ठीक है। मानते हैं गाड़ी क्या हो रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है गाड़ी, ठीक है। इस गाड़ी में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति आगे में बैठा हुआ है, गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर है, इसको मान लेते हैं ए, और इसके बगल में मान लेते हैं कि इसकी बीवी बैठी हुई है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है ना, मान लेते हैं कि ये मैदान में ऐसे खड़ा है और इस गाड़ी को देख रहा है। एकदम एक मैदान में, पार्क में ये खड़ा है, रोड के बगल में, अपने घर के बगल में, और इस गाड़ी को एकदम स्पीड में जाते हुए देख रहा है कि ये रोड पर ऐसे जा रहा है। अब आप बताओ, इस गाड़ी में ये ड्राइवर हैं और इनकी जो बीवी है बी, ये बी जो है इनकी बीवी, ये ड्राइवर को, अपने पति को क्या कहेगा, मोशन में उसको कंसीडर करेंगे या उसे रेस्ट में कहेंगे। वो तो देखेगा कि मेरा पति यहीं पर बैठा हुआ है बगल में, 1 घंटा हो गया या 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, तब भी वो क्या देख रहा है कि वो उन्हीं के बगल में बैठा हुआ, उसके स्थान में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। समय तो बदल रहा है बट उनके पोजीशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बी के रिस्पेक्ट में यदि हम ए का मोशन ऑब्जर्व करें तो ए को हम रेस्ट में कहेंगे, बी कहेगा कि ये ए क्या है, रेस्ट में है। विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए को हम क्या कहेंगे, रेस्ट में। बट यहाँ पर जो एक व्यक्ति है, मान लेते हैं ये सी है, ये सी व्यक्ति है, ये देख रहा है कि ये गाड़ी आगे बढ़ रहा है और गाड़ी के साथ ये ए और बी दोनों भी बढ़ रहा है। तो ये एकदम क्लियरली देख रहा है कि ये क्या है, इसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में ये जो ड्राइवर साहब है ये मोशन में है। ये क्या है, मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। तो आप ही बताओ, एक ही व्यक्ति ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और ये सी जो पार्क में खड़ा होकर इस गाड़ी को देख रहा है जाते हुए, उसके रिस्पेक्ट में ड्राइवर साहब क्या है, मोशन में है। तो इससे क्या आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, सिंपली अर्थ निकलता है कि कोई भी वस्तु मोशन में या रेस्ट में कहा जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो रेस्ट एंड मोशन जो है टोटली डिपेंड करता है कि आप उसको किस फ्रेम से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर पर टोटली डिपेंड करता है। तो एक शब्द में इसे इसलिए हमने लिखा था कि रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव चीजें हैं, एक दूसरे पर क्या कर रहा है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, सापेक्षिक है ये। ओके, तो इन चीजों को मुझे लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे मोशंस का टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन का प्रकार, इसे हिंदी में लिखेंगे गति का प्रकार, गति के प्रकार। बच्चों आपने अपने नीचे के क्लास में 7th और 8th क्लास में कुछ टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में आपने देखा था। यहाँ हम बस इसका नाम देखेंगे, थोड़ा सा उसका नाम लिखेंगे और इनको थोड़ा सा हल्का सा समझेंगे। पहला मोशन टाइप्स ऑफ मोशंस में आता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है, ये मोशन इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी रिजिड बॉडी है, इसका एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये मान लेते हैं। कुछ समय के बाद इस पूरे बॉडी में स्थान में परिवर्तन आ जाता है। ये बॉडी यहाँ ए से लेकर डी तक चला जाता है। तो ये ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। ये एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। यहाँ एक्स वाला जो पॉइंट है, वाई वाला जो पॉइंट है, दोनों ही बराबर दूरी बराबर समय में तय करेंगे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑल पार्टिकल्स विल बी ट्रेवल द डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन विल बी सेम विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, जितने भी उसमें आपका पार्टिकल से वो बना हुआ है, प्रत्येक पार्टिकल सेम डिस्टेंस तय करेगा सेम टाइम में, सेम आपका पीरियड ऑफ टाइम में। इस तरह के मोशंस को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बारे में आप और बढ़िया से जब 11th क्लास में जाओगे तो उसको और अच्छे से जानेंगे। सिंपली हम ट्रांसलेटरी मोशन को हम दो भाग में पढ़ते हैं। सिंपली हम दो भाग में इसको ट्रांसलेटरी मोशन को हम पढ़ते हैं। एक आपका होता है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और एक होता है आपका कर्वीलिनियर मोशन। देखो बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आपको यही इस क्लास में, आपको 9th क्लास में यही पढ़ना है डिटेल में। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सरल रेखा में कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सरल रेखा में मूव करेगा, एक सरल रेखा के पाथ को फॉलो करेंगे, इस टाइप के मोशंस को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। या इसको हम ये भी बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक नाम देते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, एक डायमेंशन, डायमेंशंस का मतलब होता है आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब एक्स डायरेक्शंस, वाई डायरेक्शंस और जेड डायरेक्शंस में कोई वस्तु जो मूव करता है उसी को डायमेंशंस बोलते हैं, डायमेंशनल मोशन। बट इसमें कौन सा डायमेंशन, सिर्फ एक डायमेंशन, कोई एक एक्स या किसी वाई या किसी जेड एक्सिस के अलोंग जब कोई भी बॉडी मूव करेगा तो उसे हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। और कर्वीलिनियर मोशन, मोशन अलोंग ए कर्व, मोशन अलोंग ए कर्व। किसी कर्व पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब हम उसे बोलेंगे कर्वीलिनियर मोशन। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक कर्व है, इस तरह से मूव करेगा, ये एक आपका कर्व है और यहाँ पर कोई बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कुछ देर में यहाँ आ जाता है और कुछ देर में यहाँ आ जाता है, t1 टाइम पर, ये t2 टाइम पर और ये t3 टाइम पर। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। अब आपको अभी फिलहाल पढ़ना क्या है आपके 9th क्लास में, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। ट्रांसलेटरी मोशन के बाद होता है आपका पीरियोडिक मोशन। उसमें क्या होता है कि कोई भी मोशन, जैसे आप टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, आप पेंडुलम का जो मोशन देख रहे हैं वो कैसा मोशन होता है आपका, पीरियोडिक मोशन होता है। सर्कुलर जो मोशन होता है वो भी कौन सा मोशन, किस मोशन में आते हैं, पीरियोडिक मोशन में आते हैं बच्चों। तो ये आपका ट्रांसलेटरी मोशन हो गया और आपका एक पीरियोडिक मोशन हो गया। और एक होता है रोलिंग मोशन।
रोलिंग मोशंस में आपके आते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन भी आ जाते हैं और उसमें रोटेटिंग मोशन भी आ जाता है। जैसे आप किसी गाड़ी के पहिया को देखिए, वो गाड़ी का पहिया किस तरह से मोशन करता है। ये पहिया जो होता है आपका, ये इसका ये जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये इधर भी मूव कर रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है। आगे की तरफ ये ट्रांसलेट कर रहा है और ये अपने एक्सिस पर भी रोटेशन फॉलो कर रहा है, रोटेटिंग हो रहा है। मतलब रोलिंग मोशन किसे बोलेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेटिंग मोशन, उसे हम बोलते हैं आपका रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशंस के बारे में आप डिटेल से जब 11वीं क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी फिलहाल हम रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं, इतना हमने समझ लिया है। अब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल टर्म पढ़ेंगे, आपका फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीज हम समझेंगे। डिस्टेंस सिंपली आपका हो गया दूरी, हिंदी में बोलेंगे इसको दूरी एवं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन बोलते हैं हिंदी में, विस्थापन। अब घबराना मत बच्चों, डिस्टेंस आपने मैथ में कई बार पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट शब्द आपके लिए नया आया होगा। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मौसेरा भाई समझ लीजिए दोनों को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और वहां से फिर समझते हैं। मान लेते हैं कि एक बालक है, यहाँ से ए पॉइंट से ये इधर गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये बालक फिर इधर चला गया है और फिर यहाँ आ गया है। ठीक है, इस पोजीशन पर ये आ गया है, ये बी पोजीशन पर। कोई बालक यहाँ से स्टार्ट किया है आपका, है ना, इधर तरफ, और ये दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आ गया है। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर इसको मान लेते हैं, ऐसे मानते हैं इसको, ये बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी, और इसको हम मान लेते हैं डी और इसको ई। यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये 6 किलोमीटर मान लेते हैं, इसको 3 किलोमीटर मान लेते हैं और इसको 4 किलोमीटर मान लेते हैं। अब आप बताओ, इस बालक को यहाँ से लेकर बी से होते हुए सी से डी और फिर ई, इस पाथ के पूरे अलोंग ई तक पहुँचने में कितना दूरी इन्होंने तय किया है। तो हम जोड़ते हैं, ये जो दूरी तय किया है आपका, कितना दूरी, इसको जोड़ लो आप। ये 6, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, कितना हो गया टोटल, 13 किलोमीटर। सॉरी, एक चीज यहाँ पर छूट गया बालक, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 किलोमीटर ले लेते हैं, तो इस बीच में हम और 2 किलोमीटर इसमें ऐड कर देंगे और ये आपका हो जाएगा कितना, 15 किलोमीटर। ए से बी 6, बी से सी आपका 3 किलोमीटर और सी से डी 2 किलोमीटर और डी से ई 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ गया, 15 किलोमीटर। ये टोटल जो आपका हो गया 15 किलोमीटर। और अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है, ऐसे। और इसको हम जब नापते हैं ज्योमेट्रिकली तो देखते हैं कि ये आ रहा है लगभग 9 किलोमीटर के आसपास, 9 किलोमीटर के आसपास। अब आप ही बताओ, यहाँ से डायरेक्ट ई तक पोजीशन, फाइनल आपका इनिशियल से डायरेक्ट फाइनल पोजीशंस पर जब हम पहुँचेंगे तो आपको मात्र 9 किलोमीटर दूरी ही तय करना पड़ेगा। और ये जो आप 9 किलोमीटर देख रहे हैं ना, ये आपका डिस्टेंस नहीं है, ये आपका क्या हो गया जाएगा, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब इस तरह से कर सकते हैं कि डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्टेंस क्या हो गया आपका, टोटल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। आपको कुछ नहीं करना है डिस्प्लेसमेंट में, इनिशियल पोजीशंस पर आपको फोकस करना है और फाइनल पोजीशंस पर आपको फोकस करना है, और दोनों के बीच जो आपका डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस किस नाम से जाना जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाएगा बच्चों। अब मुझे लग रहा है कि सभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। हमने बहुत ही बेहतरीन डायग्राम के साथ इनको समझने की कोशिश किया है। तो चलो बच्चों इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हमने समझ लिया। तो बच्चों हमने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। अब हम समझते हैं, एक चीज और लिख लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो ये बराबर होगा डिस्टेंस का, या ये हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इस चीज को आप याद रखना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर, डिस्टेंस डिपेंड करता है टोटल पाथ लेंथ पर। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आपको इसको याद रखना है। अब चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे। अब इस तरह जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आया है तो स्वाभाविक है आपका दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से आएगा। डिस्प्लेसमेंट से बच्चे यहाँ आएगा आपका वेलोसिटी, और डिस्टेंस से जन्म होता है स्पीड का। ठीक है, ये वेलोसिटी इक्वल टू हम मानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फिक्स टाइम इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट तय करेगा कोई भी वस्तु, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तब इस रेशियो को क्या बोलते हैं, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और स्पीड भी क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम डिस्टेंस लेते हैं, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब स्पीड क्या है, आपका जो डिस्टेंस है टाइम के साथ, इस फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस आपका तय किया गया, इसी रेट को हम क्या बोलते हैं, आपका स्पीड बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, यही स्पीड हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही आपका वेलोसिटी हो गया। तो मैथमेटिकली आपको ये याद रखना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेस अपॉन टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखो, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर डिस्टेंस है बच्चों। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शंस नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डायरेक्शंस होगा बच्चे, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इसका एक डायरेक्शन बनेगा, बट डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। आपको हमने बताया था कि वेलोसिटी और जो स्पीड है इसका आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो चलो फटाफट निकालते हैं। वेलोसिटी का यदि हम आप यूनिट निकालेंगे तो ऐसे लिखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर, टाइम का सेकंड, ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह इधर निकालते हैं स्पीड का, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, ये हो जाएगा डिस्टेंस का मीटर, और यहाँ पर टाइम का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। आपको याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड, और ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये आपका स्पीड हो गया। अब हम समझते हैं थोड़ा सा, इसके आगे एक पॉइंट और रखते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को फिर कल कंटिन्यू करेंगे। आपका दूसरा वीडियो आएगा, उसमें आप यहीं से आप कंटिन्यू करना। मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप मेरा वीडियो शुरू से देखते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, निश्चित रूप से क्लियर होगा। आपको हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करवाएंगे, आपका जो है ओलंपियाड का भी क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। अच्छे अच्छे बुक्स का जो अच्छे क्वेश्चंस होगा
जो दमदार क्वेश्चन लगेगा हम आपको करवाएंगे और आपको उस लाइक बनाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बट आपको उससे जुड़ना है, इस चैनल से जुड़ना है और अपने दोस्तों वगैरह को भी इससे जुड़िए। ये आपको सारा का सारा ये क्लास यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा। बस आपको क्या करना है, मोबाइल में यूट्यूब खोलना है और सर्च करना है सक्सेस प्लानर, और वहाँ पर जाकर आपको मैथ के लिए और आप फिजिक्स और सारे साइंस वगैरह के लिए आपको वीडियो वहाँ पर सिलसिलेवार प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो बच्चों, अब हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं जनरली मोशंस को। इस चैप्टर में हम दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे। तो मोशंस को एक तरह से देखा जाए तो आपका मोशंस हो जाएगा दो टाइप में बट जाएगा अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर ऑफ आपका स्पीड। अब देखो, एक मोशंस आपका हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन, और एक मोशन आपका हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और एक दूसरा हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जब सेम डिस्टेंस कोई भी वस्तु तय करता है तब हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस तय कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, इस रूल को ब्रेक कर देगा, तब उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम समझते हैं एक समान गति बोल सकते हैं इसको, है ना, ये असमान गति इसको बोल सकते हैं। इसको हम वेलोसिटी हमने पढ़ा है, इस अकॉर्डिंग इस बेस पर इसको हम समझते हैं और अच्छे से हमको समझ में आएगा। जब आपका वेलोसिटी क्या हो, जब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो, स्थिर हो, मतलब आपका वेलोसिटी किसी मोशन में कोई भी जो वस्तु चल रहा है, कोई भी पार्टिकल आपका मोशन में जा रहा है। मान लो आप कोई आप अपना मोटरसाइकिल पर चलाते हो, या कोई भी बालक जो मोटरसाइकिल चला पाते हैं, या बालिकाएं मोटरसाइकिल या स्कूटर वगैरह चला पाती हैं, वो उस पर बैठो, आप उसको एक समान स्पीड दो। आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रफ्तार से चलाओ और आप 10 मिनट तक उसी रफ्तार में उसको चलाते रहो, तब उस स्कूटर को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि आपने 10 मिनट तक आपने अपना वेलोसिटी क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, यह आपका स्थिर रहा पूरे 10 मिनट तक के लिए, तो क्या हो गया, आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। बट एक बालक ऐसे हैं, चंचल माइंड का है, वो उसने क्या किया, एक्सीलेटर दबा दिया और एक्सीलेटर को इंक्रीज कर दिया। अब क्या होगा, आपका मोटरसाइकिल टाइम के साथ क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ने लगेगा। ठीक है, और स्पीड आपका बढ़ते बढ़ते 25 किलोमीटर से होते होते आपका कितना तक चला, 50 तक चला गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आप चलाने लगे कुछ देर के बाद। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर आपका क्या होगा, जो वेलोसिटी जो होगा आपका, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये आपका क्या करेंगे, टाइम के साथ इसमें वेरिएशन होगा, ये वेरिएट करेगा, है ना। तो आपको समझना है, जब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म, देन द ऑब्जेक्ट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और जब आपका वेलोसिटी क्या होगा, टाइम के साथ उसमें वेरिएशन आने लगे, वो चेंज करता रहे, कांस्टेंट स्थिति में ना रहे, तब हम इस तरह के मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया और यहाँ आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो इसका आप जैसे सूत्र हम लिखे थे कि वेलोसिटी इक्वल टू आपका होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम s मान लेते हैं और टाइम t, तो आपका क्या हो जाएगा, v बराबर s/t या s/t हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि s बराबर vt। ये s आपका क्या है, इसी s को हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर v आपका क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हम आगे पढ़ेंगे, इसको दो भाग में बांटते हैं। यहाँ पर v यदि कांस्टेंट नहीं रहता है, v आपका बढ़ रहा है, घट रहा है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जो v आपका दो टाइप के आपके v होंगे। एक हम पहले इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी, इसको हम एक बार स्पीड के एवरेज स्पीड लेकर चलते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, जब आपका वेलोसिटी या स्पीड पूरी पीरियड ऑफ टाइम में बदलता रहे, कभी कम हो कभी ज़्यादा हो,
तब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे पीरियड ऑफ टाइम में पूरे एकदम एक पाथ से आप दूसरे पाथ पर जा रहे हैं, मतलब एक पोजीशन से आप बी पोजीशन पर जा रहे हैं, तो उस पूरी आपके जो है दूरी, आप उसके मोशंस के दौरान आपका आप एक सिंगल जो है वेलोसिटी आप या एक सिंगल आप स्पीड निकालना चाहेंगे, तो वहाँ हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड का हम कंसेप्ट लाते हैं और वहाँ हम लिखते हैं एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस को ले लेंगे, जो ए से बी पोजीशन पर जाने में जितना आपका डिस्टेंस तय हुआ है और ए से बी तक जाने में जितना आपका टाइम लगा है, वो टोटल टाइम ले लेंगे, तो हम इस रेशियो को क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलते हैं। उसी तरह यदि हम वेलोसिटी लेते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट ये होता है, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं हम आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का हम हाफ कर देते हैं। हाफ इसलिए कर देते हैं क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आपका इनिशियल और पोजीशंस वाला वेलोसिटी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और अपॉन में क्या कर देना है, 2 कर देना है, तो इससे आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आप एस बराबर भी इंटू टी का आप इस समीकरण का हम इस्तेमाल करेंगे सवालों को बनाने में। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट लाते हैं। इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हम, जब आपका स्पीड में बदलाव हो रहा है तो हम एक अन्य फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में, जिसको हम जानेंगे एक्सेलरेशन के नाम से। और वहाँ पर हम आपको बताएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू आपका एक्सेलरेशन के आधार पर भी 2 प्रकार के होंगे, और वहाँ हम एक्सेलरेशन के कंसेप्ट से इसको आगे सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे और प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, मन लगा कर पढ़ना, समझना अच्छे से। ऑल द बेस्ट।